Hello friends, good morning to all of you. So my dear CSC aspirants, आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का नेक्स्ट चैप्टर्स मनी बिल्स के बारे में। कल तक हमने डिस्कस किया था बिल्स की रीडिंग के बारे में कि बिल्स को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग में कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट तक कैसे लिया जाता है एंड बिल्स इन द सेकंड हाउस जब सेकंड हाउस में बिल्स को पेश किया जाता तब क्या फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, all peoples who are preparing for the civil service examinations, Union Public Service Commission as well as the Public Service Commission for the provincials and including all competitive aspirants से ये सभी के लिए ये component important है and the Indian polity is most essential component. Majority questions in preliminary examinations, at least 8 to 10 and 11 questions asked in the preliminary examination from Indian polity, and you people should have thoroughly knowledge about the conceptuals and analyticals. Both are required to qualify the civil service examinations. So the most important components. So friends, let's start the next topic, that is the money bill. So friends, money bills, first of all, in the constitutions of India, Article 110 of the Constitution deals with the definitions of money bills. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल। और ये क्या काम करता है? इट स्टेट्स दैट ए बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल if it contains only provisions dealing with all or any of the matters which I will discuss with you. So कौन से मैटर्स वो इसमें फॉल करते हैं, उनके साथ डील करता है ये मनी बिल, जो आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है, डील करता है। और ये स्टेट क्या करता है कि मनी बिल डीम्ड कैसे होता है, कैसे माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट, imposition, the imposition, abolition and remission, alteration and regulation of any tax। क्या करता है कि कोई भी टैक्स का इम्पोजिशन करना है, उसको एबॉलिश करना है, उसको रेमिशन करना है या फिर अल्ट्रेशन करना है। रेमिशन मीन्स थोड़ा कम करना है, या फिर रेगुलेशंस करना है। ये सारा काम मनी बिल्स करता है, इसीलिए मनी बिल्स लाया जाता है। और एक बात और बता दूं माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स कि मनी बिल तब तक पार्लियामेंट में पेश नहीं होता है जब तक प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द या परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट सीक ना हो। फर्स्ट, मनी बिल को पेश करने से पहले प्रायर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या परमिशंस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रेगुलेशंस ऑफ द borrowing of money, the regulations of the borrowing of money by the union government, the regulation of the borrowing of money by the union government. This is the second point. And the third point is the custody of the consolidated fund of India, the custody of the consolidated fund of India or contingency fund of India, the payment of monies into or the withdrawal of money from any such fund। इन दोनों फंड्स में जब भी मनी विड्रॉ करनी होती है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो या फिर कंटेंजेंसी फंड हो, उनके कस्टडी में जो रखा हुआ पैसा है, रखा हुआ जो फंड्स हैं, उनको वहाँ से विड्रॉ करना होता है। ये सब मनी बिल्स के द्वारा किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के आउट होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स
charged on the consolidated fund of India, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India, or increasing the amount of money such expenditure. कोई भी एक्सपेंडिचर जब कंसोलिडेटेड फंड से पर चार्ज किए जाते हैं उनका डिक्लेरेशंस मनी बिल के द्वारा किया जाता है, या फिर इंक्रीज किया जाता है अमाउंट जो वो खर्चे के लिए रखा होता है गवर्नमेंट ने, यानी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। ये सब प्रक्रिया मनी बिल के द्वारा होते हुए चलती है, इसीलिए ये मनी बिल पेश किया जाता है। 6 पॉइंट है, receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India, or the custody or issue of such money, or the audit of the accounts of union or the state। कोई भी मनी रिसीव की जाती है कहाँ पर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, या फिर कस्टडी में, या फिर इशू की जाती है ऐसी मनी, इशू किया जाता है मनी को, या फिर ऑडिट किया जाता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। ये सब चीज़ें जो हैं मनी बिल के प्रोविजन से लाई जाती हैं, की जाती हैं। द ऑल थिंग्स आर डन विद द provisions of the money bills. And the last point is, that is the 7th point, any matter incidental to any of the matters। कोई भी मैटर जब कोई इंसिडेंटल मैटर बन जाता है तो तब क्या किया जाता है? बिल इज नॉट टू बी डीम टू बी ए मनी बिल। इसी तरीके ये बिल जो है तब तक मनी बिल नहीं माना जाता है by reasons only that it provides for। क्या रीजन है वो? फर्स्ट, द imposition of fine or other pecuniary penalties। the imposition of fines or pecuniary penalties। pecuniary penalties का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट पेनल्टीज को इम्पोज करना जहाँ पर कोई भी मिसकंसेप्शंस हुई हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो अगेंस्ट टू लॉ हुई हो। सेकेंड पॉइंट है, द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। और थर्ड पॉइंट, द imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes। So these are the 3 points जो bill is not deemed to be a money bill। अगर ये चीज़ें ना की जाएं तो वो मनी बिल नहीं होता है। अगर कोई भी अथॉरिटी, इफ कोई भी क्वेश्चन अगर देखें राइज किया जाए कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, तो ये डिसीजन कौन लेता है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज whether a bill is a money bill or not a money bill, the decision has been taken by the presiding officer of Lok Sabha, means the speaker of Lok Sabha। और वो स्पीकर ऑफ लोक सभा का डिसीजन ही होता है फाइनल कि ये बिल जो है इट डीम्ड टू बी ए मनी बिल। His decision in this regard cannot be questioned in any court of law। जब स्पीकर ऑफ लोकसभा रिगार्डिंग द मनी बिल के बारे में डिसीजन लेते हैं कि ये मनी बिल फाइनली डिसाइड किया कि ये मनी बिल उन्होंने कह दिया, उन्होंने लिख दिया, तो उनका जो डिसीजन है वो अनचैलेंजेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ में। वो फाइनल डिसीजन है और फाइनल डिसीजन ही एक्सेप्टेंस है कि मनी बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल। His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in the either house of parliament or even the president। ना ही किसी हाउस में उसको क्वेश्चन किए जाते हैं और ना ही प्रेसिडेंट द्वारा।
जब मनी बिल व्हेन ए मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, जब मनी बिल पारित होकर लोकसभा से ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, किसके लिए? फॉर रिकमेंडेशन के लिए, और एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, तब क्या होता है? द स्पीकर एंडोर्सेस टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, the speaker endorses it as a money bill। तो स्पीकर इसको एंडोर्स करते हैं कि ये एज ए मनी बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन करता है, स्पेशल प्रोसीजर बनाता है फॉर द पासिंग ऑफ द मनी बिल्स इन द पार्लियामेंट, और वो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। वो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड होता है, एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट टू, और वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की भी होती है, प्रायर उन्हीं की ही होती है। एवरी सच बिल इज कंसीडर्ड टू बी ए गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय ए मिनिस्टर। एवरी सच बिल, हर ऐसा बिल एक ऐसा बिल वो तब तक गवर्नमेंट बिल नहीं माना जाता जब तक उसको मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड ना करे। जो गवर्नमेंट बिल वही होता है जो सिर्फ मिनिस्ट्री ही इंट्रोड्यूस्ड करती है पार्लियामेंट में। आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशंस। द राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, राज्यसभा की इस एरियाज में पावर रिस्ट्रिक्ट होती है। रिस्ट्रिक्टेड पावर्स किसके रिगार्डिंग? विद रिगार्डिंग टू ए मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट आर अमेंड ए मनी बिल। एक बार लोकसभा जब मनी बिल पारित कर लेता है और उसको ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा में रिकमेंडेशंस के लिए, बट इस एरिया में राज्यसभा इस पावर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते और ना ही उस मनी बिल को अमेंड कर सकते हैं। इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस बना सकते हैं, दे सकते हैं, और इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। उनके लिए एक टाइम निर्धारित है, और वो टाइम जब राज्यसभा को मिलता है 14 दिन का, कम से कम 14 दिन के अंदर ही उनको वो बिल रिटर्न करना होता है लोकसभा को। चाहे वो अपनी रिकमेंडेशन दें या रिकमेंडेशन ना दें। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के दी हुई रिकमेंडेशंस लोकसभा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द लोकसभा, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द लोकसभा। So these are the beauty of the money bills and the beauty of the Lok Sabha powers. How the Lok Sabha is powerful comparatively the upper house means Rajya Sabha in the area of passing the money bills. अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है कोई रिकमेंडेशन इस बिल की, तो then deemed to have been passed by both the houses in the modified form। अगर वो एक्सेप्ट करता है लोकसभा तो भी उसको पास्ट माना जाएगा लोकसभा में और उसको मॉडिफाइड फॉर्म में रखा जाएगा। इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशंस, द बिल इज देन डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट एनी चेंज। और अगर लोकसभा कोई उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ना करे तो भी वो बिल पास हो जाता है, माना जाता कि ये डीम टू बी ए पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज। अगर राज्यसभा इस बिल को रिटर्न नहीं करता है 14 दिन के अंदर, तो बिल तब भी माना जाता है कि ये पास्ड हो चुका है बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा। इसी तरीके से लोकसभा हैज़ मोर पावर देन राज्यसभा विद रिगार्डिंग ए मनी बिल।
अगर हम दूसरी कंडीशंस में देखें कि दोनों हाउसेस जो हैं उनका इक्वल पावर्स होता है विद रिगार्डिंग टू द ऑर्डिनरी बिल्स, विद रिगार्डिंग टू एन ऑर्डिनरी बिल, और फाइनली जब मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है, व्हेन ए मनी बिल इज प्रेजेंटेड, किसके पास प्रेजेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के पास। व्हेन ए मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज और हर असेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव हर असेंट टू द बिल or withhold her assent to the bill, but cannot return the bill for reconsiderations। यही एक मनी बिल है जिसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं अपनी असेंट को या दे भी सकते हैं, बट उस बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं हाउसेस के पास। नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव्स हर असेंट टू ए मनी बिल, और नॉर्मली प्रेसिडेंट इस मनी बिल को असेंट दे ही देते हैं जैसे कि वो इंट्रोड्यूस्ड होता है पार्लियामेंट में, और वो इंट्रोड्यूस तभी होता है उनकी प्रेसिडेंट की ही प्रायर परमिशन से, विद हर प्रायर परमिशंस। उनकी पहले परमिशन ली जाती है तभी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट यानी लोकसभा में। नाउ फ्रेंड्स, द डिफरेंस क्या होता है ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स में? तो डिफरेंस इनका ये होता है कि ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है दोनों हाउसेस में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। सेकंड पॉइंट है, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर्स, but money bill can be introduced only by a ministers। Money bill can be introduced only by a ministers। And the third point is ordinary bills is introduced without the recommendation of the president। Ordinary bills can be introduced without the recommendation of the president, and the money bill can be introduced only on the recommendation of the president। Fourth point is ordinary bill can be amended or rejected by the Rajya Sabha। I again repeat it, this point, ordinary bills can be amended or rejected by the Rajya Sabha, but money bill cannot be amended or rejected by the Rajya Sabha। The Rajya Sabha should return the bill with or without recommendation, which may be accepted or rejected by the Lok Sabha। And the fifth point is ordinary bill can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 6 months। Ordinary bills can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 6 months, but money bills can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 14 days only। For a maximum period of 14 days only। उन 14 days के विद इन 14 days उनको वो रिटर्न करना होता है लोकसभा के लिए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज ordinary bill does not require the certification of the speaker when transmitted to the Rajya Sabha। I again repeated, ordinary bills does not require the certification of the speaker when it transmitted to the Rajya Sabha if it has originated in the Lok Sabha, but money bill requires the certification of the speaker when transmitted to the Rajya Sabha। इसको सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है किसके? स्पीकर ऑफ लोकसभा की, जब उसको ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर करना होता है राज्यसभा के लिए, बट ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं होता। एंड द सेवंथ पॉइंट इज कि जो ऑर्डिनरी बिल है ये सेंट फॉर द ordinary bill is sent to the for the president assent only after being approved by the both the houses of parliament। इन केस अगर ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक में रह जाता है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस,
तो उस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज बुलाई जाती है, कैन बी समन्ड, और किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। बट मनी बिल्स में ऐसा नहीं होता है। मनी बिल सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा। देर इज, यहाँ पर कम चांस होते हैं, या देर इज नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, एंड देयर इज, दैट्स वाई देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ both the houses in this regard, that is money bill regarding। मनी बिल रिगार्डिंग में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, बहुत एसेंशियल पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भी इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट है, ordinary bill defeat in the Lok Sabha may lead to the resignation of the government if it is introduced by a minister। I again repeated, remember it, that ordinary bills defeat in the Lok Sabha may lead to the resignation of the government if it is introduced by a minister, but in the conditions when money bills defeat in the Lok Sabha leads to the resignation of the government। एंड द 9th पॉइंट लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिजेक्टेड, approved, or returned for the reconsideration by the president। जब ordinary bills can be accepted or rejected, approved, or returned for the reconsiderations by the president of India, but money bill cannot be rejected, sorry, money bill, it can be rejected are approved but cannot be returned for reconsiderations by the president। So these are the difference between the ordinary bills and the money bills। So friends, the lecture is over, and tomorrow we will discuss about the financial bills। So I request to all of you, my dear friends, please share, subscribe and like the videos and channels, and enjoys the videos and carefully understanding the materials which I have discussed with you. Very important points, minute points I have discussed with you specially, and this is the most important point relating to the preliminary, including the mains examinations in civil services। So enjoy the materials and wish you very all the best. Enjoy the study and qualify the UPSC examinations and get a post of the collectors, all India services। So thank you so much and Jai Hind।